तभी इंजोंग ने अपने शक की असली वजह बताई। उसने कहा कि 20 साल पहले प्रोफेसर हा के प्रयोगों को फंड करने वालों में से एक नाम था मिसेस किम, यानी चेनी की अपनी दादी। यह सुनकर चेनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसके मन में हजारों सवाल थे। वह तुरंत घर लौटी और अपनी दादी से जवाब मांगने लगी। उसने पूछा, जब मैं 7 साल की थी तब मेरी कौन सी सर्जरी हुई थी? फिर उसने उन्हें अपनी मौत और दोबारा जीवित होने की घटनाओं के बारे में भी बताया। अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं था। मिसेस किम ने आखिरकार 20 साल पुराना रहस्य खोल दिया। उन्होंने बताया कि उस समय एक ऐसा व्यक्ति था जिसे लोग अमर, इमॉर्टल कहते थे। उसके पास पुनर्जीवित होने की शक्ति थी, लेकिन उसकी शक्ति में एक बड़ी कमजोरी थी। उसके दिमाग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका था। इस वजह से जब उसका शरीर मरता था तो दिमाग से दिल तक सही संकेत नहीं पहुंच पाते थे और उसकी पुनर्जीवन शक्ति पूरी तरह काम नहीं कर पाती थी। यानी वह अमर तो था, लेकिन अधूरा। तब मिसेस किम और डायरेक्टर चोई ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने उस अमर व्यक्ति का दिल निकालकर चेनी के शरीर में कर दिया। यही कारण था कि चेनी के पास अब 2 अलग-अलग सुपर पावर्स थीं। एक उसकी अपनी शक्ति और दूसरी उस अमर व्यक्ति के दिल से मिली शक्ति। यह सच सुनकर चेनी पूरी तरह टूट गई। उसे लगा कि वह ऐसी जिंदगी जी रही है जो असल में उसकी थी ही नहीं। 20 साल पहले बच्चों पर किए गए प्रयोगों का सच अब उसके सामने था और उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी थी। बारिश हो रही थी। चेनी अकेली सड़क किनारे बैठी रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, क्या करे और किस पर भरोसा करे। दूर खड़ा इंजोंग उसकी हर हरकत देख रहा था। वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसके पास आया और उसके ऊपर छाता पकड़ दिया ताकि वह बारिश में भीग न जाए। दूसरी तरफ मिसेस किम भी अब 20 साल पुराने रहस्य की तह तक पहुंचना चाहती थी। उन्हें पता लगाना था कि डॉक्टर हा उस जमीन पर आखिर क्या करने वाला था। लेकिन चेनी अब अपनी दादी से नाराज थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का सच उससे छिपाया गया। इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। सर्दियां आ गईं। चेनी के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। पैसे भी खत्म हो चुके थे। भूख से परेशान होकर आखिरकार इंजोंग के घर पहुंच गई। उधर मिसेस किम अपनी पोती को बहुत याद कर रही थी। इसलिए उन्होंने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाया और रोबिन से कहा कि वह चेनी तक पहुंचा दे। जब चेनी ने लंबे समय बाद अपनी दादी के हाथ का खाना देखा तो उसकी आंखें भर आई। वह बोली, कितना समय हो गया दादी का खाना खाए हुए। और फिर उसने पूरा टिफिन साफ कर दिया। धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। अब इंजोंग ने फिर से ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला किया। वह चेनी और बाकी लोगों की शक्तियों को बेहतर समझना चाहता था। सबसे पहले उसने चेनी पर एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने उसे ऐसी चीजें दी जो दिल की धड़कन बढ़ाती हैं, जैसे कॉफी। जैसे ही चेनी ने कॉफी का एक घूंट लिया, उसकी धड़कन तेज हो गई और अगले ही पल उसकी शक्ति सक्रिय हो गई। अब वह सिर्फ टेलीपोर्ट ही नहीं कर रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह समय और स्थान दोनों में यात्रा कर सकती है। वह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाती और वहां से तरह तरह की चीजें वापस लेकर आती। कभी स्थानीय मिठाइयाँ, कभी दुर्लभ सामान और कभी ऐसी चीजें जिन्हें देखकर सभी हैरान रह जाते। लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। वह इंजोंग को भी अपने साथ ले गई और किसी बात पर नाराज होकर उसे समुद्र किनारे अकेला छोड़ आई। कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह वापस उसे लेने गई, लेकिन तभी उसकी शक्ति फिर सक्रिय हो गई। जब भी दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते, चेनी अचानक किसी दूसरी जगह पहुंच जाती, फिर वापस आती, फिर गायब हो जाती। यह सिलसिला चलता रहा। चाहकर भी दोनों एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। शाम तक बेचारा इंजोंग पूरी तरह थक चुका था। आखिरकार उसने हार मान ली और टैक्सी पकड़कर घर लौट आया। लेकिन घर पहुंचकर उसे एक और सरप्राइज मिला। चेनी, रोबिन और गोंगुन पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने उसके घर को सजाकर एक छोटी सी पार्टी तैयार कर रखी थी। वे उसका जन्मदिन मनाना चाहते थे। हालांकि असली जन्मदिन आने में अभी 2 महीने बाकी थे। फिर भी
इतने सालों बाद पहली बार कोई उसके लिए ऐसा कर रहा था। इन जोंग भावुक हो गया। बस एक चीज की कमी थी, जन्मदिन का केक। तब चेनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं और टीचर अभी केक लेकर आते हैं। लेकिन चेनी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इन जोंग की शक्तियों के बारे में उसकी जांच उसकी जिज्ञासा और उसके सारे सवाल दरअसल किसी और के बिछाए हुए जाल का हिस्सा बन चुके थे और अब एक नया खतरा उनकी ओर बढ़ रहा था। लेकिन जिस जन्मदिन की पार्टी में खुशियां होनी चाहिए थी, वहीं से चैनी की जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय शुरू हो गया। जब चैनी बिल्कुल बेखबर थी, तभी किसी ने उसे ट्रैंकुलाइजर का इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर सुन्न होने लगा और वो बेहोश हो गई। इसके बाद उसे सीधे रिसर्चरों के हवाले कर दिया गया। उन्होंने चैनी की शक्ति के बारे में खास निर्देश भी दिए। समुद्र किनारे हुए प्रयोग से उन्हें पता चल चुका था कि चैनी चाहे कितनी भी दूर टेलीपोर्ट कर जाए, कुछ समय बाद वो फिर उसी जगह वापस लौट आती है। यानी अगर उसे एक निश्चित दायरे में कैद कर लिया जाए तो उसके लिए भागना लगभग असंभव होगा। उधर सड़क पर खरीदा गया जन्मदिन का केक अकेला पड़ा रह गया और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि चैनी किस मुसीबत में फंस चुकी है। घर में रोबिन और गोंगुन चैनी और इंजोंग का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी देर बाद गोंगुन अपने फ़ोन की तलाश करने लगा। फ़ोन उसकी माँ का था। वह उसे मेहनत से काम करने की सलाह दे रही थी। गोंगुन ने झूठ बोल दिया कि सब ठीक है, लेकिन उसी समय उसकी चिपकने वाली शक्ति फिर सक्रिय हो गई और तभी उसकी नज़र कुछ संदिग्ध लोगों पर पड़ी। वे चोरी छिपे किसी योजना पर काम कर रहे थे। उनका नेता था उनजाल। वे कह रहा था, बस उसका दिल तेजी से नहीं धड़कना चाहिए, तब उसे पकड़ना बहुत आसान होगा। यह सुनकर गोंगुन के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि बात चैनी की हो रही है। वह चुपचाप वहां से निकल गया। उधर चर्च में एक सभा चल रही थी। एक आदमी लोगों को भाषण दे रहा था। वह पानो को लोगों का उद्धार करता बता रहा था। फिर पानो मंच पर आया। उसने हाथ उठाया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। सिर्फ 1 मिनट बाद 10 साल से व्हीलचेयर पर बैठा एक आदमी अचानक खड़ा हो गया और चलने लगा। पूरा हॉल तालियों और नारों से गूंज उठा। लोग इसे चमत्कार समझ बैठे और बड़ी मात्रा में चर्च को दान देने लगे। लेकिन भीड़ में एक युवक था जो इस तमाशे को नहीं, बल्कि इसके पीछे की सच्चाई को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ पानो को उसके कमरे में वापस ले जाया गया। उसकी सुरक्षा बेहद कड़ी थी। मीरे उससे मिलने आई थी, लेकिन बाहर निकलते समय उसने कुछ लोगों को और कैदियों को अंदर ले जाते देखा। उसे शक हुआ, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उसे वहां रुकने नहीं दिया और उसी समय चैनी को रिसर्च लैब में लाया जा चुका था। डॉक्टर हा आखिरकार उसे पकड़ने में सफल हो गया था। अब वो उसके शरीर पर प्रयोग करने वाला था। सबसे पहले उसने चैनी की बाह पर चीरा लगाया। कमरे में मौजूद डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट बाद घाव पूरी तरह भर चुका था, जैसे वहां कभी कोई चोट लगी ही न हो। अब सभी को यकीन हो गया कि चैनी के पास पुनर्जीवन की शक्ति मौजूद है। तभी डॉक्टर उसे एक और दवा देने वाले थे, लेकिन अचानक चैनी की आंखें खुल गई। वो पूरी ताकत से चिल्लाने लगी, मदद मांगने लगी, लेकिन डॉक्टर हा बिल्कुल शांत था। उसने ठंडे स्वर में कहा, उपकरण तैयार करो। उसे चैनी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन डॉक्टर एक बात भूल गए थे। चैनी के बैग में अभी भी कॉफ़ी जेली रखी हुई थी। चैनी ने मौका मिलते ही उसे खा लिया। उसकी दिल की धड़कन तेज़ होने लगी और अगले ही पल उसकी शक्ति सक्रिय हो गई। वो लगातार टेलीपोर्ट करने लगी। पूरा रिसर्च रूम अस्त व्यस्त हो गया। डॉक्टर इधर उधर गिरने लगे, मशीनें टूट लगी और आखिरकार चैनी वहां से भाग निकली। उधर इन जोंग अकेला बैठा था। वह अपने फैसले पर पछता रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि उसने चैनी को उसी निर्दयी आदमी के हवाले कर दिया था जिसने कभी उसके साथ भी अत्याचार किए थे। वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। तभी उसे फाइलों में कुछ ऐसा मिला जिसने उसे हिलाकर रख दिया। एक बहुत बड़ा रहस्य जो शायद पूरी सच्चाई बदल सकता था। अचानक चैनी उसके कमरे में टेलीपोर्ट होकर पहुंच गई। जैसे ही उसने इन जोंग को देखा, वह गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाई, तुमने मुझे उन लोगों के हवाले क्यों किया? लेकिन इन जोंग के पास कोई जवाब नहीं था, बस पछतावा था और एक कमजोर सा माफीनामा।
चैनी के लिए ये बिल्कुल बेकार था। गुस्से और दर्द के बीच उसने चुपके से इन जॉन्ग की कॉफी जेली की एक पैकेट अपनी जेब में रख ली, लेकिन भावनाओं के कारण उसकी शक्ति फिर सक्रिय हो गई और अगले ही पल वह दोबारा उसी रिसर्च लैब में पहुंच गई। इस बार डॉक्टर हाथ तैयार था। उसने पीछे से हमला किया और एक डंडे से उसे फिर बेहोश कर दिया। जब चैनी की आंख खुली, वह एक बिस्तर से बंधी हुई थी। डॉक्टर उसके चारों ओर खड़े थे। हाँ, नोट्स लिखने का नाटक कर रहा था। फिर उसने आदेश दिया, ध्यान रखना, इसकी दिल की धड़कन नहीं बढ़नी चाहिए। वह मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल अपनी दादी की तरह है। फिर उसने झूठी नरमी दिखाते हुए कहा, अगर तुम शांति से रहोगी तो मैं सब कुछ आराम से करूँगा। लेकिन चेनी अब टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगने लगा कि शायद अब उसे पूरी जिंदगी प्रयोगशाला में कैद रहना पड़ेगा। उधर गोंग उन घबराकर घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, सामान बांधो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। पत्नी को लगा कि शायद उसने बहुत कर्ज ले लिया है और अब लेनदारों से छिपना चाहता है। गोंगलुन लाख समझाता रहा, लेकिन कोई नहीं माना। असल में चर्च पहले ही उसकी पत्नी पर अपना प्रभाव जमा चुका था। वो लगभग ब्रेन वॉश हो चुकी थी। दूसरी तरफ चेनी को बचाने का संकल्प रोबिन ने ले लिया। छत पर बैठकर वो गोंगलुन के साथ पुरानी बातें याद कर रहा था। उसने बताया कि स्कूल में जब गुंडे उसे परेशान करते थे तो कोई उसकी मदद नहीं करता था, लेकिन एक दिन चेनी ने उन गुंडों के सामने